हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आशित आईएएस। मैं आदित्य। आज नए टॉपिक फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 14 से स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल 14 टू 18 जब आप देखते हैं तो फंडामेंटल राइट्स में राइट टू इक्वालिटी के प्रोविजंस दिए गए हैं सारे। आज हम अच्छे से आर्टिकल 14 को देखेंगे, समझेंगे कि क्या आर्टिकल 14 कहता है। अगर आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 14 की स्टेटमेंट अगर आप क्लियर देखते हैं तो ये सीधे कहता है, साफ अक्षरों में कहता है, द स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। आप आसान भाषा में समझना चाहें अगर इसे, तो ये सीधे सीधे कह रहा है कि हमारा देश विधि के समक्ष समता या विधियों के समान संरक्षण अगर भारत की टेरिटरी में आ रहा है तो किसी भी व्यक्ति के साथ, यहाँ पे आप गौर कीजिएगा, किसी भी व्यक्ति के साथ, एनी पर्सन। कुछ ऐसे आर्टिकल हैं हमारे संविधान में जो सिर्फ और सिर्फ भारत के नागरिकों के लिए बनाए गए हैं, जैसे कि आर्टिकल 15 जो हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन आर्टिकल 14 ये सभी को वो अधिकार देता है कि विधि के समक्ष उनकी समता रहेगी और उनका समान संरक्षण भी किया जाएगा, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ भी किया जाएगा अगर वो टेरिटरी ऑफ इंडिया के विद इन आते हैं। चलिए आगे देखते हैं कि इसका पूरा मतलब क्या है। आप अगर तोड़ेंगे आर्टिकल 14 को तो आप पाएंगे इसके सामने दो टर्म्स है, एक है इक्वालिटी बिफोर लॉ, दूसरा है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ। अगर आप इक्वालिटी बिफोर लॉ की बात करते हैं तो ये जो सोच थी ये हमने बोरो की थी, ये हमने लिया था इंग्लैंड के कॉन्स्टिट्यूशन। अब इंग्लैंड में जो कॉन्सेप्ट है वहां से ये हमें मिला कि जब तक वहां पे राजा का शासन था तो जो शासन था वो लॉ नहीं, वो राजा का था। वहां पे आप बोलेंगे तो वो रेक्स लेक्स था, मतलब किंग इज द लॉ। या इस मेंस के लिए लिख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, बहुत अच्छा भी बनाएगा आपके उत्तर को। तो वहां पे राजा का शासन था। लेकिन जब मैग्ना कार्टर आया उसके बाद उनने भी संशोधन किए, संविधान बनाया अपना, तो जब उन्होंने देखा तो उन्होंने ये पाया कि हमें इक्वालिटी बिफोर द लॉ रखना है। मतलब कोई भी एक ऐसा आदमी या कोई भी इंसान, उसे कोई भी सफरिंग हम नहीं प्रोवाइड करेंगे अनलेस एंड अनटिल वो कोई भी लॉ को तोड़ता है। अगर उसने लॉ को तोड़ा है तो उसे सजा मिलेगी, लेकिन अगर लॉ नहीं तोड़ा तो उसके खिलाफ कोई भी जाति नहीं होगी, विधि के समक्ष समता रहेगी, हम उसे इक्वालिटी देंगे लॉ के सम्मुख। ऐसा नहीं कि हम किसी को भी वहां पे दंडित करें या अपने अधिकारों के लिए उसका शोषण करें। आप आगे देखते हैं, मैं इसमें अगर ये देखेंगे सामने जो सीधा सीधा लिखा है उसमें एक बड़े विशेषज्ञ एवी डिक्सी, वो कहते हैं कि कॉलोरी कॉन्सेप्ट है। कॉलोरी मतलब होता है जो भी आप सामने पढ़ते हैं। अगर आप इक्वालिटी बिफोर लॉ को पढ़ें तो विधि के समक्ष समता, मतलब जो आपको अधिकार, समानता के अधिकार मिल रहे हैं विधि के समक्ष, लॉ के समक्ष, वो आपके हैं, वो आपके साथ सभी के हैं। तो ये सिंपल है, आपको पढ़ने से ही समझ में आ जाता है। आप इसके आगे देखें मिला क्या क्या चीजें हमें मिली, क्या हमारे फेवर्स में आया, तो ये देखते हैं। इसने ये इंश्योर किया, इसने ये पक्का किया कि किसी भी व्यक्ति विशेष के साथ में कोई स्पेशल प्रिविलेजेस नहीं होंगे, उसके फेवर में कोई भी हम लाभ हित नहीं देंगे, उनके हितकारी कार्य नहीं करेंगे, सभी को हम समानता से देखेंगे, नजर रखेंगे। या फिर कोई भी इंसान विधि के समक्ष ऊंचा नहीं है, सबके सब बराबर हैं, सभी को वही अधिकार है जो बाकियों के अधिकार हैं, तो कोई भी इनमें ऊंचा नहीं है। और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट रहा वो ये था कि हर एक व्यक्ति जो कि इस देश का नागरिक है उसको लॉ के सामने बराबर अधिकार रहेगा कि वो सामने वाले नागरिक को उस लॉ के हिसाब से स्यू कर सके। जैसे मेरे को भी आप कोर्ट में बुला सकते हैं, मैं आपको कोर्ट में बुला सकता हूँ, मेरे किन्हीं हितों का हनन हुआ है तो मैं भी उन्हें बुला सकता हूँ और आप भी मुझे बुला सकते हैं। मीन्स आई कैन स्यू यू इन द कोर्ट एज वेल एज यू कैन स्यू मी इन द कोर्ट, सो इट इज क्वाइट ईजी। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, आप यहाँ पे ये समझिएगा कि ये जो इक्वालिटी बिफोर लॉ है, विधि के समक्ष समता है, ये एक एब्सोल्यूट राइट नहीं है। एब्सोल्यूट राइट्स वो राइट्स होती हैं जो कि किसी भी परिस्थिति में आपके पास रहती हैं। अगर ऐसी कोई परिस्थिति जहां पे आपकी राइट्स आपसे छीनी जाती हैं तो वो एब्सोल्यूट राइट नहीं रहती। और ये भी एक ऐसी राइट है जहां पे या इसके कुछ रेस्ट्रिक्शंस है, कुछ एक्सेप्शंस है, तो ये भी एक एब्सोल्यूट राइट नहीं होगी। एक छोटी सी बात आपने अगर गौर किया हो, मैंने इसे लिखा था ये नेगेटिव कॉन्सेप्ट है। अब राइट्स को अपन नेगेटिव क्यों बोलेंगे ये समझिए। जैसे मैंने आपको कहा कि आप किसी को भी समन कर सकते हैं, कोर्ट में बुला सकते हैं, अगर आपको लगता है उसके खिलाफ केस दर्ज कर सकते हैं, साथ ही साथ कोई आपके खिलाफ केस दर्ज कर सकता है। तो मतलब आपको प्रोटेक्ट करने के लिए नेगेटिव बात यहाँ पे नेगेटिव एस्पेक्ट में ली गई है, स्यू करना, कोर्ट में ले जाना, इसलिए इसे नेगेटिव कॉन्सेप्ट कहा गया है। साथ ही साथ इस नेगेटिव कॉन्सेप्ट से एक ये भी बात सामने आती है कि यहाँ पे ये बात करता है कि विधि के शासन की स्थापना हो। जब आप देखते हैं कि ये राज्य को निरंकुश होने से रोकता है, आप यहाँ पे राज्य को भी
सामने लाके खड़ा कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो राजा है वो यहाँ पे नियम है, विधि है, जो मैंने लिखा कि लेक्स रेस लॉ इज द किंग। इस कारण से आप इसे जोड़ सकते हैं कि एक दूसरी तरीके से भी एक नेगेटिव कॉन्सेप्ट है। आगे बढ़ते हैं। मैंने बताया आपको कि ये एब्सोल्यूट राइट नहीं है, यहाँ पे कुछ ना कुछ एक्सेप्शंस हैं आपके। आइए देखते हैं वो एक्सेप्शंस क्या है। खासकर ये एक्सेप्शंस हमें प्रोवाइड किए गए थे आर्टिकल 361 में। ये प्रेसिडेंट और गवर्नर के लिए सारे एक्सेप्शंस है, उसके अलावा भी कई एक्सेप्शंस है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। बट जो मेन है, कोई भी प्रेसिडेंट, कोई भी गवर्नर किसी भी कोर्ट में जवाबदेह नहीं रहेगा अपने डिसीजंस को लेके जो उसने अभी अपने ऑफिस में लिए हैं अपनी ड्यूटी को डिस्चार्ज करते वक्त। जैसे प्रेसिडेंट है, उन्होंने किसी को फाइनेंस मिनिस्टर बनाया, एग्जाम्पल के लिए लीजिए प्रेजेंट श्रीमती निर्मला सीतारमण जी, तो उनके अपॉइंटमेंट को लेके मैं कोर्ट में नहीं जा सकता कि प्रेसिडेंट ने गलत अपॉइंटमेंट किया, यहाँ पे प्रेसिडेंट को इन्हें हटाना चाहिए। तो प्रेसिडेंट आंसर देने के लिए बाध्य बिल्कुल भी नहीं है किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में कि उन्होंने क्यों अपॉइंटमेंट किया। दूसरा आप देखिए, कोई भी क्रिमिनल एक्शन प्रेसिडेंट या फिर गवर्नर के प्रति नहीं लिया जा सकता। क्रिमिनल एक्शन और सिविल एक्शन दो होते हैं, क्रिमिनल केस एंड सिविल केस। क्रिमिनल केस में जहां पे मर्डर, रेप या ऐसे जघन्य अपराध हुए, घिनौने अपराध हुए, उन्हें हम क्रिमिनल एक्शंस में लेते हैं। सिविल एक्शंस में आप लेंगे या सिविल प्रोसीडिंग्स को आप लेंगे तो उसमें होते हैं जैसे पैसे ना लौटाना, कब्जा करना, गैर कानूनी काम करना या धंधा करना, वो आपका सिविल प्रोसीडिंग्स में आएगा। तो कोई भी क्रिमिनल एक्शन आप प्रेसिडेंट या गवर्नर के खिलाफ नहीं ले सकते जब तक वो अपने ऑफिस में है, जब तक उनका टर्म खत्म नहीं हो रहा। एग्जाम्पल के लिए मैं आपसे कहता हूँ कि एक एनडी तिवारी जी थे, वो गवर्नर थे, तो उनके खिलाफ बड़ी बातें कही जाती थी कि वो अपने राज्य भवन में उसकी गरिमा को बाधित करते थे, उसको लांघते थे, क्योंकि बाहर से कुछ वैश्याएं या फिर कई महिलाओं के साथ शोषण के भी कई सारे ऐसे केसेस उठे। लेकिन ये कहा नहीं गया क्योंकि वो उस वक्त गवर्नर थे, तो उन पर कोई भी आप आरोप नहीं लगा सकते, किसी भी कोर्ट में उनको एडमिसिबल नहीं था। तो एक ये शाइनिंग एग्जाम्पल है, आप इस पर और रिसर्च कर सकते हैं। इसको क्यों लाया गया, ये दोनों प्रोविजंस को क्यों लाया गया, इसका भी आप कारण समझिए। हमने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन देखा तो हमने उसे पार्लियामेंट्री फॉर्म रखा, पार्लियामेंट्री यूनाइटेड किंगडम से आया, तो वो कहता है राजा कभी गलत नहीं हो सकता। इस कारण से हम राजा के क्वेश्चन नहीं करते, उनकी पवित्रता, जो उनका ऑफिस है, राजा का ऑफिस है, जो प्रेसिडेंट या गवर्नर उनका ऑफिस, उसकी पवित्रता बचाए रखने के लिए किसी भी कोर्ट में उन्होंने क्या डिसीजन लिया ये बताना उन्हें अनिवार्य नहीं है, बाध्य उन पर नहीं है। और साथ ही साथ राजा कभी गलत नहीं हो सकता, राजा कभी कोई गलतियां नहीं करता। इसी कारण से हमने ये दूसरा नियम भी रखा जिसमें हमने कहा कि कोई भी क्रिमिनल एक्शन उनके खिलाफ नहीं लिया जा सकता। तीसरा आप देखें तो कोई भी सिविल प्रोसीडिंग्स, मान लीजिए एग्जांपल, मैंने आपसे करीब 2 लाख रुपए लिए थे, मैं आपको लौटा नहीं रहा, इसके बाद मैं गवर्नर बन गया या मैं प्रेसिडेंट बन गया, मैं गवर्नर बन गया या मैं प्रेसिडेंट बन गया और मैं अभी भी आपके पैसे नहीं लौटा रहा हूं, तो उस वक्त आप मेरे खिलाफ सिविल प्रोसीडिंग्स नहीं कर सकते। कब तक नहीं कर सकते? आपने मुझे लिखा पत्र, आपकी जो इकोनॉमिक कंडीशंस हैं अब काफी प्रबल हो गई हैं, काफी अच्छी हो गई हैं, क्योंकि आप प्रेसिडेंट बन गए, गवर्नर बन गए, तो आप प्लीज मेरा पैसा लौटा दीजिए, वरना मैं आपके खिलाफ सिविल प्रोसीडिंग्स चालू कर दूंगा। तो अगर आप मेरे को नोटिस मिलने के 2 महीने बाद, जो आपने नोटिस लिखा उसके 2 महीने बाद तक भी अगर मैं आपके पैसे नहीं लौटाता, तब उसके बाद फिर आप मेरे खिलाफ या मेरे खिलाफ सिविल प्रोसीडिंग्स चालू हो सकती हैं, उससे पहले बिल्कुल भी नहीं। तो तीसरा अगर आप देखें जो एक्सेप्शन आता है वो होता है जितने भी राजदूत या विदेश के जो मुख्य अतिथि रहते हैं, जैसे आप मान लीजिए डोनाल्ड ट्रंप अभी आए थे नमस्ते ट्रंप के समारोह में, उनके साथ कई राजनयिक आए थे, एम्बेसडर्स आए थे, डिप्लोमेट्स आए थे, इन सभी को इम्यूनिटी प्रोवाइडेड रहती है। मतलब ये व्यक्तियों को आप कोर्ट में नहीं घसीट सकते, इनके खिलाफ आप चार्जेस नहीं लगा सकते कि इन्होंने आपका शोषण किया या हनन किया। ये साथ ही साथ आप इसको ऐड जरूर कीजिएगा अपने आंसर्स में, वियना कन्वेंशन ऑन डिप्लोमेटिक रिलेशंस 1961 में ये स्पेसिफाइड है कि जो विजिटिंग नेशन है, जहाँ पे जो विजिटिंग हेड्स हैं, विजिटिंग एम्बेसडर्स है, जिस नेशन में जा रहे हैं, होस्टिंग नेशन जो, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उनकी सुरक्षा देखें, उनका बचाव करें। इसके बाद एक शब्द आता है इसमें, पर्सोना नॉन ग्रेटा। इसमें होता क्या, अगर किसी राजनायक ने कोई ऐसा कार्य किया है जो कि एक अपराध की श्रेणी में आता है, तो उस राजनायक को वहां की सरकार पर्सोना नॉन ग्रेटा डिक्लेयर करेगी। इसके तहत ये होगा कि आप अपने राजनायक को वापस बुला लीजिए, वो उस कंट्री के लिए रहता है कि आपको इस राजनायक को एक लिमिटेड टाइम पीरियड रहता है 24 to 48 आवर्स का, उसमें आपको वापस बुलाना रहता है। अगर आप नहीं बुलाते तो इनके खिलाफ वो प्रोसीडिंग्स चालू हो जाएंगी। तो ये उसमें ही है वियना कन्वेंशन में, आप इसे नोट कर लीजिएगा, ये काफी मददगार रहेगा आपके मेंस के आंसरिंग में भी।
साथ ही साथ यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन की और उनकी जितनी भी एजेंसीज हैं उनके पास भी एक डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी रहती है, उनके खिलाफ भी आप केस नहीं कर सकते, आप केस नहीं लगा सकते। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपने देखा कि अभी हमने किस तरीके से विधि के समक्ष समता की बात की, लेकिन उसका एक दूसरा पक्ष भी था जो कहता है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ। ये जब था हमारे पास तो हमने क्यों इसे एक्स्ट्रा में इनकलकेट किया, हमने एक्स्ट्रा में इसको रखा अपने पास। इसका आंसर है, जो हम विधि के समक्ष समता को लाए हैं तो वह समानता के अधिकार को पूर्णतः प्राप्त करने के लिए लाए। जहां विधियों के समक्ष समता एक समानता की बात करता है, समानता लाने की बात करता है, लेकिन क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में, प्रस्तावना में हम समाजवाद की बात करते हैं, उस सपने की बात करते हैं जहां पे हम विधि के समक्ष समता लाएं, उसको परिणाम स्वरूप ढालने के लिए हम अपने संविधान के प्रस्तावना में जहां समाजवाद की बात करते हैं उसके लिए हमने विधि के समक्ष समता को लाना चाहा। उसको लाना आसान नहीं होता अगर हमने बस अधिकार दे दिए होते। अधिकारों को किस तरीके आप परिणामों में बदलेंगे, के लिए जरूरी था कि विधियों का समान संरक्षण भी हो। उसी कारण से हमने यूएसए से इसको अपने कॉन्स्टिट्यूशन में इनकलकेट किया, यूज किया, और इसे एक पॉजिटिव कॉन्सेप्ट के रूप में हमने पाया, जहां पे हमने देखा कि किस तरीके से आप समानता को जस्टिस के साथ जोड़ रहे हैं, इक्वालिटी और जस्टिस एक साथ काम करते हैं। एक आसान एग्जांपल से मैं आपको समझाना चाहता हूं। मान लीजिए 3 लोग हैं जो एक क्रिकेट मैच देखना चाह रहे हैं, एक जिनकी हाइट काफी अच्छी है, दूसरे एक मीडियम हाइट वाले, और तीसरे जो कि डॉर्फ हैं, काफी छोटे हैं। अगर आप इन्हें इक्वालिटी की बात करेंगे तो आप तीनों को एक एक स्टूल दे देंगे, करेक्ट। लेकिन क्या एक एक स्टूल से आपने इनके साथ जस्टिस भी किया इक्वालिटी के साथ में? नहीं। उसके लिए करना क्या होगा, जिनकी हाइट सफिशिएंट है उन्हें कुछ भी ना दिया जाए, जो हल्के छोटे उन्हें एक स्टूल दे दिया जाए, और जो डॉर्फ है, जो एकदम बौने हैं, उनके लिए आपने 2 स्टूल्स दे दिए। इससे होगा क्या कि आपके परिणामों में भी समानता दिखेगी, समानता झलकेगी, जो कि हमारे प्रियम्बल में हमारे फोरफादर्स ने, हमारे विशेषज्ञों ने, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के निर्माणकर्ताओं ने चाहा था। वही हमने आज पाया। जहां इक्वालिटी बिफोर लॉ आपके राइट्स की, इक्वल राइट्स की बात करता है, वहीं पे इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ आपके इम्प्लीमेंटेशन, आपके एक्शंस और आपके रिजल्ट्स की बात करता है। इसी 14th के जो सेकंड है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, उसी के कारण हमने अफर्मेटिव एक्शंस का इस्तेमाल किया, जिसके तहत हमने आरक्षण जैसे प्रावधान हमारे पिछड़े शोषित वर्ग के लिए रखा है, ताकि उनका भी उत्थान हो सके, जो हमारे विचारकों ने, जो हमारे संविधान निर्माताओं ने बनाना चाहा था। अगर आप इसे एक नटशेल में, कंप्लीट पिक्चर में देखें तो आप कह सकते हैं कि हमने यह चाहा, इक्वल शुड बी ट्रीटेड अलाइक एंड अनइक्वल्स should be treated with affirmative actions and shouldn't be treated alike, वरना ये उनके साथ सबसे ज्यादा बड़ी ज्यादती होगी। आप आसान शब्दों में कह सकते हैं, जो सामान्य है उनके लिए सामान कानून, जो भिन्न है, जो भिन्न में शोषित हैं, उनके लिए भिन्न कानून, ताकि वो भी समाजवाद की हमारी सोच के प्रति आगे बढ़ सके, उस सोच को साबित कर सके जो हमारे विचारकों ने, जो हमारे संविधान निर्माताओं ने चाहा था। अगर आप इसे फाइनल एक पिक्चर में देखें तो आप कहेंगे ऑल टॉकिंग अबाउट सब्सटैंटिव इक्वालिटी, जहां पे एक ऐसी समानता की आप बात करते हैं जो अधिकारों के साथ साथ मनोबल और साथ ही साथ समाज की समानता की बात करता है। उम्मीद करता हूं आपको आर्टिकल 14 अच्छे से समझ में आ गया होगा। पीडीएफ अगर आप चाहते हैं तो आश्रित के पेज से आप डाउनलोड कर लीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए ख्याल रखिए।